हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग फूरियर थ्योरम की बात करना चाह रहे थे और उसके लिए हमने ऑर्थोनॉर्मलिटी का इशू या बेसिकली उसमें भी ऑर्थोगोनलिटी का जो इशू है, ऑर्डनरी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स में उसका क्या नोशन होता है उसको हमने देखा था। अब उसी नोशन को फूरियर थ्योरम में वही नोशन अप्लाई होता है। तो किस तरह से अप्लाई होता है उसके लिए पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स करनी होगी। बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, बट द वे यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इज ओके, वो जो हम ऑर्थोनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनलिटी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किस तरह से अपेयर हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, बट सिमिलर आइडियाज़। ओके, सिमिलर, नॉट द सेम बट सिमिलर आइडियाज़। तो ट्राई टू सी दिस। कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम ऑर्थोगोनलिटी, मैं नॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, नॉर्मलाइज करना, जैसे मैंने कहा, कोई चीज़ नॉर्मलाइज नहीं भी है, वेक्टर का ही एग्जाम्पल ले लें, तो नॉर्मलाइज करना हमेशा आसान होता है। उसके नॉर्मलाइज करने का मतलब वेक्टर्स के वर्ड में है किसी वेक्टर से उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर बनाना। सो दैट इज़ ऑलवेज ईजी। तो बेसिक इशू है ऑर्थोगोनलिटी। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्थोगोनलिटी हम स्टडी कर रहे हैं वो है साइंस एंड कोसाइंस की, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। ओके, क्या मतलब है इसका, अभी क्लियर हो जाएगा। इंटरवल जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 0 से 2 पाई, आप ऑटोमेटिकली इस इंटरवल को एक्सटेंड कर सकते हैं -पाई टू पाई। इनफैक्ट इस इंटरवल को आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट मी राइट इट मोर, इवन मोर जनरली, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। अल्फ़ा आप अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं, ये किसी भी रेंज में हो सकता है। ये 0 से 2 पाई में भी रिस्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं है। खुद अल्फ़ा ये कोई भी आपको ले सकते हैं। -75 पाई से ले लिया और +2 पाई इस इंटरवल में। ओके, कोई भी 2 पाई का इंटरवल है तो वहाँ साइंस और कोसाइंस ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं। अब क्या मतलब है पहले ऑर्थोगोनलिटी का। लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1। इसमें भी मैं केस नंबर ए लिख रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों इतनी सारी बातें हो रही हैं। मैं एक इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहा हूँ, एक डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई। हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई है। साइन एन एक्स इंटू साइन एम एक्स। ओके, एन और एम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। ओके, जीरो भी इंक्लूडेड है। मोस्ट जनरल केस में एन और एम, बस ये है इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, -3 हो सकता है, n-3 हो सकता है, m25 हो सकता है, एनीथिंग, जीरो भी हो सकता है इनमें से कोई पर्टिकुलर। ओके, सारे केसेस हम डील करेंगे, लेकिन नॉन इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल है। और बाद में जब हम फूरियर थ्योरम पे जाएंगे तो तब तो हमारे लिए n और m केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ में नहीं। बट ये जो हम रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, बस n और m पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल इंक्लूडिंग जीरो टाइप की वैल्यूज़ हों, तो इस इंटीग्रल को हम इवेलुएट करें। सिंपल इनफ कैलकुलेशन है। ओके, साइन ए साइन बी को आप कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके, इस फॉर्म से आप इसे ब्रेक करें अपॉन 2। ओके, तो फिर आपके सिंपली दो कॉस फंक्शंस बन गए। प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने दो सेपरेट कोसाइन फंक्शंस के रूप में लिख दिया। तो इसका आप इंटीग्रेशन करें। अब देखिए, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण मेरे से भी यहाँ पे एक गलती हो गई थी। कॉस का इंटीग्रेशन में माइनस साइन लिख रहा था। ओके, द माइनस साइन शुडंट हैव अपीयर्ड। ओके, दिस, सो दिस कॉस एन माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन माइनस एक्स ओवर एन माइनस एम। ओके, और यहाँ का इंटीग्रल कॉस एन प्लस एम का विद एक्स का साइन एन प्लस एम एक्स ओवर एन प्लस एम। इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एन माइनस एम या एन प्लस एम कॉन्स्टेंट्स की तरह है। ओके, अपार्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ। और आप लिमिट्स पुट कर दीजिए 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। अगर आप दूसरे केस में वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तो आप लिमिट्स दूसरी पुट करें। इन जनरल केस में कर रहे हैं, आप इन्हें भी ट्राई करके देख सकते हैं। लिमिट से हमारे रिजल्ट पे, फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या रिजल्ट है वो। अब आप देखिए, ये जो n माइनस एम है या जो n प्लस एम है, अगर n और m इंटीजर्स हैं, जब मैं इंटीजर कहता हूँ तो इस डिस्कशन में इंटीजर का मतलब आप समझिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। ओके, अदरवाइज इंटीजर का मतलब वैसे केवल पॉजिटिव साइड में होता है। ओके, 1 2 3 को हम इंटीजर्स कहते हैं, बट इस डिस्कशन के लिए अगर मैं सिंपली इंटीजर कहूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो n और m अगर इंटीजर्स हैं तो उनका डिफरेंस और सम भी कोई इंटीजर्स ही होंगे। ओके, वो डिपेंड करेगा n और m खुद क्या थे, स्मॉल n और m। तो माना n माइनस एम को मैं कैपिटल N कहता हूँ, जस्ट अ सिंबल, ये कोई इंटीजर है, बस इतना ध्यान रखना है। और ऐसी n प्लस एम सम अदर इंटीजर से n डैश। ओके, यस। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस n और m के टर्म में, इस n और n डैश के टर्म में, सॉरी। ओके, दिस। और आप लिमिट्स भी पुट कर दें। n माइनस एम को कैपिटल N लिखा, एक बार x की जगह 2 पाई और एक बार x की जगह 0, तो साइन 2 पाई कैपिटल N माइनस साइन 0 लोअर लिमिट पे। ऐसे ही यहाँ साइन 2 पाई n डैश और माइनस साइन 0 अपॉन ये डिनोमिनेटर में, ये फैक्टर्स हैं। ओके, अब साइन 2 पाई n विल ऑलवेज बी 0। रिमेंबर, कैपिटल N एक इंटीजर है, तो साइन 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या 8 पाई हो या प्लस की जगह माइनस हो, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई या इवन जीरो भी हो, तो ये हमेशा जीरो होता है। और साइन जीरो तो खुद जीरो होता ही है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, वैनिश। ऐसी एन डैश भी इंटीजर है, तो ये जो बनेगा, साइन का जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, या तो जीरो बनेगा या +-2 पाई बनेगा या +-4 पाई बनेगा या +-6 पाई। और इन सारे पॉइंट्स पे ये साइन फंक्शन जीरो होता है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो।
एवरीथिंग गोज़ टू ज़ीरो। तो ये इंटीग्रल सिंपली, ये इंटीग्रल कितना हो गया, ज़ीरो। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर आप जनरल केस में काम कर रहे होते एल्फ़ा और एल्फ़ा प्लस 2 पाई, तब क्या होता, ये आपका साइन एल्फ़ा बनता और ये बनता साइन एल्फ़ा प्लस 2n पाई। पर अगर आप एंगल को 2 पाई के मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल में 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, तो साइन और कोसाइन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साइन एल्फ़ा प्लस 2n पाई फिर से साइन एल्फ़ा के बराबर होता, तो वहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होता। ओके, जनरल केस में आप कैलकुलेशन करें स्टिल आपको पूरा ये इंटीग्रल जीरो ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरह से हो रहा है। यहाँ तो ये इंडिविजुअल एक एक टर्म जीरो हो गया, पर उस केस में ये टर्म इसको कैंसिल करता और ये टर्म इसको, स्टिल आपको रिजल्ट कितना मिलता, जीरो। प्लीज़ चेक इट योर सेल्फ। ओके, तो ये एक रिजल्ट हमें मिला। तो ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट वुड बी इंपॉर्टेंट। लेकिन इवन इस रिजल्ट में हमने थोड़ा सी केयरलेस हो गए हम। केयरलेस से मेरा सेंस क्या है भाई, एन और एम की कोई भी चॉइसेस हो सकती हैं इंटीजर। तो एक केस ये भी तो हो सकता है जब एन बराबर एम, ये जो हमने रिजल्ट डिराइव किया ये एन इक्वल टू एम केस के लिए होल्ड नहीं करेगा, या ऐसे बोलना चाहिए जो हमने कैलकुलेशन की वो एन इक्वल टू एम केस के लिए फेल हो जाएगी। उसको आप यहाँ देख लीजिए, ये अगर एन बराबर एम है तो आप यहाँ जीरो से डिवीज़न की बात कर रहे हैं। जीरो से डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये गलत हो गया यहाँ से स्टेप। इसलिए तो ये जिस तरह से हम प्रोसीड कर रहे थे ठीक है ये कैलकुलेशन, लेकिन जब n नॉट इक्वल टू m है तब तो ये कैलकुलेशन ठीक है, पर जब n बराबर m है तो हमें ऐसे प्रोसीड नहीं करना चाहिए था। ओके, और n बराबर m केस में आप खुद ही देख लीजिए, अगर n बराबर m चाहे तो आप यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर m हो n बराबर m ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप चेक कीजिए गड़बड़ कहाँ हो रही है। अगर n बराबर m है तो ये बेसिकली बन रहा है cos 0, और cos 0 होता है 1, तब ये कॉस फंक्शन बचता ही नहीं है, ये स्टिल कॉस फंक्शन रहता है, n प्लस एन 2n बनेगा अगर n और m बराबर हैं। लेकिन n और अगर m बराबर हैं ये एक्चुअली कोसाइन फंक्शन नहीं है, ये सिंपली एक कांस्टेंट के बराबर है, cos 0 दैट इज़ 1। तो इस केस को हमें अलग से डील करना चाहिए। ओके, तो अब इस केस को अलग से डील करते हैं दिस। अदरवाइज आप सीधे यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसे फ्रेश केस की तरह डील कर रहा हूँ। साइन nx को साइन nx से ही मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, यही वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पर अब ये भी n है और ये भी n है। ओके, साइन nx, तो ये इंटीग्रल, तो cos 2a वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करें, cos ट्वाइस थीटा वाला, तो आप साइन स्क्वायर, अब ये साइन स्क्वायर nx हो गया, तो साइन स्क्वायर nx को आप 1 माइनस कॉस 2 nx अपॉन 2 लिख के, इनफैक्ट ये यही एक्सप्रेशन है, आप चेक कीजिए, n की जगह m रख दीजिए तो ये 2nx बनेगा और ये cos 0 बनेगा 1। ओके, यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब इंटीग्रेशन जो था, जो पिछली बार हम इस तरह से कर रहे थे, अब इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा। ओके, तो आप इसका इंटीग्रेशन करें टर्म बाई टर्म, इंटीग्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाफ का फैक्टर बाहर और dx का इंटीग्रल आपको देगा x। जब उसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लो, सेकंड वाला इंटीग्रल स्टिल जीरो होगा, ये आप खुद चेक करके कर लीजिए, मैंने लिमिट्स लिखी हुई है वैसे, बट यू डू इट योरसेल्फ। ओके, ये सेकंड इंटीग्रल जैसे यहाँ बिहेव कर रहा था ये जीरो हो जा रहा था, अब की बार भी वही होगा, बस अब की बार ये जो n डैश है ये n प्लस एन 2n के बराबर हो जाएगा। ओके, लेकिन स्टिल ये सेकंड वाले इंटीग्रल जिस तरह से पहले वैनिश हो रहा था ये अभी भी वैनिश होगा, लेकिन जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये अब कोसाइन का इंटीग्रल नहीं है, ये सिंपली 1 का इंटीग्रल है, और 1 का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक आपको 2 पाई दे रहा है, एक हाफ का फैक्टर डिनोमिनेटर में पहले से था और यहाँ से 2 पाई मिला, तो नेट अब इंटीग्रल सर्वाइव कर रहा है। तो इसीलिए ये केस, इसलिए मैंने कहा ये केस सारी सिचुएशंस को कवर नहीं करता है। तो हमने एक और केस जो इमर्ज हो सकता था, इसीलिए मैंने एक का केस का नाम ए दिया और इस केस का नाम दिया बी। तो ये इंटीग्रल अगर आप इवेलुएट करें तो ये रहा साइन nx, ये दोनों n है, तो तब इनका इंटीग्रल बनता है पाई माइनस ये दूसरा इंटीग्रल जितना भी हो, प्लस माइनस आप चेक कर लेना, लेकिन ये इंटीग्रल ने वैनिश होना है। ओके, तो सिंपली पाई, वैनिश होने का रीज़न फिर से वही होगा भाई, 2 पाई को आप 2n से मल्टीप्लाई करें और n खुद कोई इंटीजर है, तो ये या तो 2 पाई बनेगा या 4 पाई बनेगा या 6 पाई बनेगा, प्लस या माइनस कुछ में भी बने, तो इसने जीरो ही बनना है। ओके, साइन उन सारे लोकेशंस पे जीरो होता है और साइन जीरो तो जीरो होता है, तो ये किसी भी केस में इस इंटीग्रल ने वैनिश होना है, लेकिन ये वाला इससे मैं कंट्रीब्यूट करेगा दिस। ओके, ये वाला इंटीग्रल जो n प्लस एम के करस्पॉन्डिंग था पिछले केस में, ये वो वाला इंटीग्रल है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को, जो अब मैंने दो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए हैं, उन दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। साइन nx साइन mx को मल्टीप्लाई किया, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट किया, हमें मिलता है 0 अगर m और n बराबर नहीं है, ये m है ये n है। ओके, राइटिंग में शायद बहुत जल्दी में ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे होंगे, बट दिस इज़ m एंड दिस इज़, लेकिन अगर साइन nx को साइन nx से ही मल्टीप्लाई करके उसी इंटरवल में इंटीग्रेट किया जाए तब ये इंटीग्रल सर्वाइव कर जाता है, तब ये इंटीग्रल पाई के बराबर है। इसको हम इस लैंग्वेज में लिखें, अगर इसे nx और mx ही लिखते तो, और n बराबर m। ओके, हमने n बराबर m, लेकिन मैंने n बराबर m सीधे यहाँ रख दिया। ओके, तो देख रहे हैं हो क्या रहा है, पिछले लेक्चर की लैंग्वेज से मैं मैच करने की कोशिश करूँगा
ये वैनिश हो रहा है, ये सर्वाइव कर रहा है। कब हो रहा है वैनिश? दूसरे के साथ इंटीग्रल। अब आप इंटीग्रेशन और उसको भूल जाइए, दूसरे के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन कैसा है? मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट किया है, बट मैं उसे ओवरऑल एक ऑपरेशन कह दूंगा अभी के लिए। दूसरे के साथ वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया गया तो वैनिश हो गया, आउटपुट आपका जीरो है। और अगर खुद के साथ वही वाला ऑपरेशन किया तो सर्वाइव कर रहा है। ये वन नहीं है, ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी ही है। इनफैक्ट इन दोनों रिजल्ट्स को पहले मैं कंबाइन करके एक साथ लिख सकता हूँ। इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स बराबर पाई टाइम्स डेल्टा एम एन। रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने डेल्टा एम एन इंट्रोड्यूस किया था, क्रोनेकर डेल्टा। ये जस्ट एक सिंबल है। ये सिंबल ये बताता है कि जब एम और एन जो इंडेक्स हैं, अगर इनकी वैल्यू बराबर नहीं है तो इस सिंबल की वैल्यू जीरो होती है, और इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरा राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगा। अगर एम और एन सेम नहीं है तो डेल्टा एम एन उस समय जीरो बनाएगा, जीरो। ये वाली कंडीशन आ गई रिपीट। एम और एन जब सेम नहीं होते हैं तो साइन एन एक्स साइन एम एक्स का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक जीरो। और जब दोनों इंडेक्स सेम होते हैं, कितने कुछ भी हों, दोनों 3 हों, दोनों 7 हों, दोनों -5 हों, कुछ भी, ये दोनों इंडेक्स जब बराबर होते हैं तो उस समय क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है, जब इसके दोनों इंडेक्स बराबर होते हैं तो इस सिंबल की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये 1 बना तो पाई बच जाएगा। तो ये जो दो रिजल्ट्स अलग अलग हैं, ये हम एक ही में कंबाइन कर सकते हैं। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है रिजल्ट मैंने कैसे निकाला, वो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन थे, बट प्रॉपर्टी ये है। इस चीज़ को हम कहेंगे, ये हम साइन फंक्शंस की ऑर्थो नॉर्मेलिटी को देख रहे हैं। अब मुझे वैसे नॉर्मेलिटी नहीं कहना चाहिए, ऑर्थोगोनैलिटी। ओके, इसको आप इससे कंपेयर कीजिए। ऑर्डिनरी वेक्टर्स की दुनिया में थोड़ा सी नोटेशन चेंज करके हमने ऐसा लिखा था, ई आई डॉट ई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे। यूनिट वेक्टर्स का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है आई जे के का, और दूसरे के साथ 0 होता है। ये वैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। राइट हैंड साइड में पाई का फैक्टर एक्स्ट्रा है। इस पाई के फैक्टर को आप सोचिए, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, इसको हम बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, दूसरे के साथ इंटीग्रल 0, खुद के साथ इंटीग्रल सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, वेक्टर्स की दुनिया में हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, वेक्टर्स की बात कर रहे थे और उनके डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। यहाँ वेक्टर्स नहीं है, साइन फंक्शंस हैं। लेकिन सिमिलैरिटी, खुद के साथ वो ऑपरेशन किया। यहाँ ऑपरेशन का मतलब डॉट प्रोडक्ट, यहाँ ऑपरेशन का मतलब क्या है? खुद के साथ पहले मल्टीप्लाई करो फंक्शन को, फिर इंटीग्रेट करो। केवल मल्टीप्लाई नहीं, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट। लेकिन खुद के साथ ये वाला ऑपरेशन किया तो सर्वाइव कर रहा है, खुद के साथ ये ऑपरेशन किया सर्वाइव हो जाता है। दूसरे के साथ यही ऑपरेशन किया, आई डॉट जे 0, साइन 2x साइन 3x 0, साइन 2x साइन 15x 0। दूसरे के साथ ये इंटीग्रल आपका कितना बनेगा? 0। तो इसीलिए ये इसके पैरेलल है। इसीलिए हम इस कंडीशन को वैसे तो ऑर्थोगोनैलिटी कहना चाहिए, पर हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब वैसे होता है, यहाँ 1 होना चाहिए था, बट 1 बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अरे आप पाई को यहाँ ले आइए, एक रूट पाई इसके डिनोमीटर में ले आइए और एक रूट पाई इसके डिनोमीटर में ले आइए, तो ये फंक्शंस जो हैं इनके लिए तो ये प्रोडक्ट जब ये सर्वाइव करेगा तब 1 के बराबर बन जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कभी मुश्किल नहीं होता है बस, बट ये कंडीशन इसकी तरह है। राइट हैंड साइड से मैं बोल रहा हूँ, मुझे पाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी, बट असली ये डेल्टा है। ये डेल्टा ये बता रहा है हाँ ये दोनों एक ही हैं, एक ही, बिल्कुल एक ही हैं, तब तो ये सर्वाइव कर रहा है। ओके, और जब अलग अलग हैं तब सर्वाइव नहीं करता है। ये बिल्कुल इसकी तरह की प्रॉपर्टी है दिस। लेकिन ये प्रॉपर्टी वेक्टर्स के साथ थी, तो यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, और प्रोडक्ट भी डॉट प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे हम फंक्शंस की दुनिया में हैं। ये जो मैं पहले कह रहा था ना, ऑर्थोनॉर्मेलिटी एक ऐसा फीचर है जो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कई ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता हुआ दिखता है। यहाँ पे जिन ऑब्जेक्ट्स पे ऑर्थोनॉर्मेलिटी या ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर रहे हैं वो थे वेक्टर्स, ये है फंक्शंस। ओके, और वो फंक्शंस भी कौन से हैं? हम केवल 0 से 2 पाई तक डिफाइन कर रखे हैं वैसे। ओके, इंटरवल 0 से 2 पाई तक में वैसे तो साइन और कोसाइन सब जगह डिफाइंड होते हैं, पर 0 से 2 पाई पे हम कंसंट्रेट कर रहे थे। तो 0 से 2 पाई तक की दुनिया, फंक्शंस की जो दुनिया है, वहाँ साइन फंक्शंस भी ऑर्थोनॉर्मेलिटी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी में जो प्रोडक्ट आता है, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ए डॉट बी टाइप वाला, वेक्टर्स में हम डॉट प्रोडक्ट जानते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जैसी तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन यही वो नोशन है जो मैंने कहा था ना, अलग अलग वर्ड्स में डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन हो जाएगा, जिसको हम स्केलर या इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक्चुअली आप कहेंगे इस फंक्शन और इस फंक्शन का इनर प्रोडक्ट है। वेक्टर्स की जगह फंक्शन आ गए, और डॉट प्रोडक्ट की जगह उसका जनरल जो वो है नोमेनक्लेचर, स्केलर प्रोडक्ट। इसको भी आप स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं, वेक्टर और वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, फंक्शन और फंक्शन का स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब केवल ये नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने का जो पूरा ऑपरेशन है उसको आप स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। ओके, इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए।
भाई जब आप ए डॉट बी या ई आई डॉट ई जे जो मैं लिख रहा हूँ आप वेक्टर्स की दुनिया में, वो भी तो लास्ट में एक शॉर्ट हैंड ही होता है। भैया आपको डिफाइन करना पड़ता है, किसी आदमी को आपको बताना पड़ता है सबसे पहली बार जब वो इसे देखता है इस नोटेशन को, भाई ये इसको हम इवेल्युएट कैसे करते हैं। जैसे ए डॉट बी आप बताते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए बी जेड, या ऐसे ही फिर यूनिट वेक्टर्स के लिए भी आप बता सकते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड है, ओके। इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करने का जो भी तरीका है, और जब आप उस कैलकुलेशन को करते हैं तो लास्ट में आपको एक नंबर ऑब्टेन होता है। नंबर से मेरा सेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट फाइनल लास्ट में एक सिंगल वैल्यू होती है, स्केलर, ओके। एक नंबर, मैं उसे नंबर कह रहा हूँ सिंपली, ओके। जैसे ए डॉट ई जे या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा। आई जे के अगर हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट या तो 1 बनता है, जो लास्ट में कैलकुलेशन करने का मेथड जो भी हो, मेथड आपको पता है लेकिन वो मेथड आपको बताना पड़ता है, और जब उस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, एक नंबर। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक रूल है, आप इसे इस तरह सोचें, डॉट एक शॉर्ट हैंड है और वो शॉर्ट हैंड के अंदर एक रूल छुपा हुआ है कि भाई ऐसा 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 करो और लास्ट में एक नंबर ऑब्टेन करो। तो ऐसे ही अगर आप इस ऑपरेशन को देखिए, मैं माना फंक्शंस की दुनिया में आया और मैंने एक नया सिंबल लिया, अब ये दिख डॉट की तरह रहा है पर मैंने इसे बहुत बड़ा बनाया, ओके। इसे आप बड़ा डॉट बोल दीजिए चाहे तो। मैं दो फंक्शंस एफ और जी के बड़े डॉट वाले ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। पहले वाले फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, दूसरे वाले फंक्शन को सीधे सीधे लिया, इनको मल्टीप्लाई किया और 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें वो की हैं, जैसे मैंने इस 0 और 2 पाई लिमिट पे सर्किल बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा फंक्शन के इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक हो रहा है। मोस्ट जनरल केस में फंक्शंस के लिए ये लिमिट वेरी भी कर सकती है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी हो सकती है, बट यहाँ पे के लिए हम बात करें, ये मैं केवल डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन करने का मतलब ये है, मैंने कह दिया कहीं पे भी आपको ये सिंबल दिखे दो फंक्शंस के बीच, तो आपको इसे शॉर्ट हैंड समझो और इसको समझने का तरीका ये होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने कन्वोल्यूशन डिफाइन किया था ना। कन्वोल्यूशन हम लिखते ऐसे हैं, दो फंक्शंस का एफ टी स्टार जी टी लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन उसको इवेलुएट करने का एक रूल होता है। एक फंक्शन को एफ टी माइनस एक्स करो, दूसरे को एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करो, एक रूल से निकालते हैं। तो ऐसे ये कहीं पे आपको दिखे तो इसका रूल ये है, एक फंक्शन का स्टार लेना है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो स्टार है ही नहीं, इसको मैंने इसी की तर्ज पे लिखा है, लेकिन यू विल सी दिस इन अ मोमेंट, ओके। तो अगर इस शॉर्ट हैंड को f की जगह आप साइन एन एक्स रखें और g की जगह साइन एम एक्स रखें, तो आपको कौन सा इंटीग्रल मिलेगा, इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन एन एक्स का स्टार। बट साइन फंक्शन होता है रियल फंक्शन, तो उसका स्टार लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये साइन एन एक्स बनेगा और ये बनेगा साइन एम एक्स डी एक्स। अगर मैंने एक ये शॉर्ट हैंड इंट्रोड्यूस किया, ओके, तो इस शॉर्ट हैंड का साइन एन एक्स और साइन एम एक्स के बीच अगर ये डॉट है बड़ा वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटीग्रल करो 0 से 2 पाई तक साइन एन एक्स का साइन एम एक्स का, स्टार का कोई रोल नहीं है इस समय, और साइन एन एक्स एम एक्स का इंटीग्रल आप कर चुके हैं 0 से 2 पाई, कितना होता है पाई डेल्टा। एक सिंगल नंबर आपको मिल रहा है भाई, जैसे आपने ये रूल डिफाइन किया, ये शॉर्ट हैंड है, इसको करने का तरीका जो भी है, लास्ट में आपको एक नंबर मिलता है। और वो उस नंबर का नेचर क्या है, इन एलिमेंट्री यूनिट वेक्टर्स के लिए उसका नेचर ऐसा है, क्रॉनिका डेल्टा मिलता है। तो यहाँ भी तो इस ऑपरेशन के साथ क्रॉनिका डेल्टा मिल रहा है। और अगर ये पाई आपको परेशान कर रहा है, जैसे मैं आपको कह रहा था, आप रूट पाई का फैक्टर यहाँ और रूट पाई का फैक्टर यहाँ ले आओ, ओके यस। अब ये और ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं रिलेशन, ई आई डॉट ई जे बराबर डेल्टा आई जे, और ये फंक्शन डॉट ये फंक्शन बराबर डेल्टा, यही है ऑर्थोनॉर्मलिटी। ये जो हम इतना बड़ा इंटीग्रल लिख रहे हैं, ये भी एक तरह का इनर प्रोडक्ट है। अब इसे डॉट प्रोडक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, ये डॉट तो मैंने जबरदस्ती का साइन इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कोई साइन नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये था भाई, ये भी लास्ट में एक शॉर्ट हैंड है, जिसे आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वो एक तरह का स्केलर प्रोडक्ट है, ये उसका शॉर्ट हैंड है। फंक्शंस की दुनिया में डॉट प्रोडक्ट जैसी चीज़ तो नहीं होती है, वहाँ ये इस इंटीग्रल को, अब इस इंटीग्रल को हम डॉट प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, लेकिन इसको स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट आप जरूर कह सकते हैं। तो फंक्शंस की दुनिया में इनर प्रोडक्ट का ये मतलब होता है। मोस्ट जनरल केस में ये इंटीग्रेशन ऐसा भी हो सकता है, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ स्टार इंटू जी, ओके। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो यू विल सी दिस काइंड्स ऑफ इंटीग्रल वेरी वेरी ऑफन, जिसे हम इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। फंक्शंस की दुनिया में आपको ये प्रोडक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में देखने को मिलेगा, ओके दिस। अच्छा, तो ये बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी ही कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट को डिफाइन करने में मदद करती है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या था भाई, 3 डायमेंशन में अगर अब हम हैं, तो अगर हमारे पास केवल ये 3 वेक्टर्स का सेट है, तो हम किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को इनके टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को थोड़ा हिस्सा इसका v1 टाइम्स आई प्लस थोड़ा हिस्सा इसका v2 टाइम्स जे प्लस v3 टाइम्स के से मिलके बना सकते हैं। तो वैसी सिचुएशन यहाँ आ सकती है।
अगर साइंस ये प्रॉपर्टी जो है साइन एन एक्स या उसके अपॉन रूट पाई जो भी आप सोचें, अगर वो एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं तो हम किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को शायद इनके टर्म में एक्सपैंड कर सकेंगे। पर अभी एक्चुअली समस्या है थोड़ी, ये सेट एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि 3 डायमेंशन में केवल आई और जे से काम नहीं चलता है। ठीक है, केवल अगर आप आई और जे को ले लें, ये ऑर्थोनॉर्मल तो होते हैं बट ये सेट कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी ये सेट एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। साइन फंक्शंस ऑर्थोगोनैलिटी या ऑर्थोनॉर्मलिटी जो भी आप कहें वो शो करते हैं, साइन एन एक्स और साइन एम एक्स, ओके, लेकिन 0 से 2 पाई के इंटरवल में, लेकिन ये सेट कंप्लीट नहीं होता है। इनफैक्ट बाद में आप देखेंगे अगर हम केवल ऑड फंक्शंस की बात कर रहे होते, ऑड फंक्शंस की दुनिया में हम होते, तब ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट हो सकता था। लेकिन अभी के लिए इस नोशन को आप भूल जाइए। अभी जस्ट मैथमेटिक्स करके जो हमें रिजल्ट मिला, इससे हम ये नहीं कह सकते ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। क्यों, उसका रीज़न अब आप यहाँ देखिए। अच्छा, लेकिन उससे पहले अभी एक चीज़ और है। अभी एक केस अभी भी मिस हो रहा है। मैंने ए और बी 2 केसेस डिस्कस किए, जिससे एक से मुझे ये रिजल्ट मिला, एक से ये कि ये इंटीग्रल एन और एम अलग अलग हों तब 0 बनता है, और एन और एम सेम हों तब पाई बनता है, जिसको मैंने कंबाइंड ऐसे लिख दिया। लेकिन एक केस यहाँ अभी भी मिसिंग है, और वो केस है अगर एन और एम बराबर तो हों लेकिन दोनों अगर 0 हों। अगर एन और एम बराबर हैं लेकिन दोनों 0 हैं तो साइन 0 का इंटीग्रल, और साइन 0 होता है 0, तो आप 0 का इंटीग्रल करें तो आंसर कितना मिलेगा, 0। अगर आप इस रिजल्ट को ये मान रहे हैं कि ये एन और एम की हर वैल्यू के लिए लागू होता है, तो जब एन और एम दोनों 0 होते उस केस में भी आप यहाँ से आंसर को पाई बोलते। लेकिन जब एन और एम बराबर तो हों लेकिन 0 के बराबर हों, दोनों 0 हों, तब ये इंटीग्रल पाई भी नहीं बन के, तब फिर से कितना बनता है, 0। तो उस केस को हमें अलग से डिस्कस करना चाहिए था, ओके। इसीलिए मैंने सी केस लिखा। एक पर्टिकुलर केस इज स्टिल मिसिंग। हमारे इस एक्सप्रेशन में भी एक केस अभी मिसिंग है। कौन सा वाला, इस कंडीशन में, ये कंडीशन हमने यहाँ तक लिख दी थी, जब एन और एम बराबर तो हों लेकिन कितने के बराबर, 0, बोथ इक्वल बट 0। अब ये केस आपको ट्रिवियल लग सकता है कि यार दोनों 0 हैं तो इंटीग्रल 0, बट ये केस इंपॉर्टेंट है, ओके, यू विल सी दिस इन अ मोमेंट। इसको भी कंसिडरेशन करना आपको जरूरी है। तो और वो रिजल्ट बहुत सिंपल है, उसको तो सिंपली साइन एन एक्स साइन एम एक्स का इंटीग्रल 0 हो जाता है जब एन और एम बराबर हों और दोनों 0। तो अब सारे केसेस अब जाके कवर हो गए। एन और एम के जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एन पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, 0 हो, एम पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, 0 हो, सारे पॉसिबल केसेस जो आपके बन सकते हैं, अब ए बी और सी में हमने सारे कवर कर दिए हैं। तो फाइनली मैं अपने रिजल्ट को ऐसे करके लिखूंगा, साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक, अगर एम और एन बराबर हों लेकिन साथ साथ दोनों 0 हों, तब ये इंटीग्रल 0 बनता है, सी वाला केस। और अगर एम और एन दोनों 0 ना हो, इस केस का मतलब तो है दोनों बराबर और 0। बाकी और बहुत सारे केस हो सकते हैं, माना ऐसा हो सकता है एम और एन बराबर नहीं है, या उनमें से एक 0 है एक नहीं है, वो बाकी जो भी केस हैं वो सब यहाँ से डील हो जाएंगे, ओके, दिस डेल्टा एम एन से। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट है, जिसे आप केवल अगर ऑर्थोनॉर्मलिटी ऑफ साइन फंक्शंस कहना चाहें या ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन फंक्शंस कहना चाहें, वो सारा का सारा यहाँ छुप रखा है। और आप इस पाई से अगेन परेशान हैं तो अगर आप यहाँ रूट पाई के फैक्टर से यहाँ भी डिवाइड कर दें और रूट पाई के फैक्टर से यहाँ भी डिवाइड कर दें, तो इस केस में 0 और इस केस में डेल्टा एम एन, ओके। डेल्टा एम एन का मतलब क्या है, सिंपली अगर डेल्टा एम एन को फिर से ध्यान रखें, खुद के साथ इंटीग्रल सर्वाइव करेगा, दूसरे के साथ नहीं। लेकिन खुद के साथ भी अगर दोनों 0 हैं तभी भी इंटीग्रल सर्वाइव नहीं करेगा, तब फिर से इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ओके। तो ये अच्छा जी। अब इस चीज़ को थोड़ा आपको ग्राफिकली भी वैसे शायद आपको पता होगा, बट लेट मी जस्ट रिपीट, ठीक है। मैं ग्राफिकल मीनिंग आपको 0 से 2 पाई इंटरवल में दे रहा हूँ, -पाई टू पाई में थोड़ा सी मैं हिंट करूँगा केवल, आप बाकी खुद करने की कोशिश कीजिए। क्यों ऐसा इंटीग्रल हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि माना 3 केसेस हैं कि जब एन और एम बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, तो उस समय हमारा इंटीग्रल 0 बनता है। पीछे हमने ये तो निकाला अभी रिजल्ट, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 0 से 2 पाई तक का इंटरवल है, 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में मैंने कुछ साइन वेव्स को प्लॉट किया है। बेसिकली हम साइन एन एक्स या साइन एम एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एन की जगह एक बार 1 रखा, तो साइन एक्स वेव ये ब्लैक वाला कर्व है, ये मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, ये ब्लैक कर्व साइन एक्स है। इसको मैंने -पाई से प्लॉट करना शुरू कर दिया था, -पाई पे ये, 0 पे 0, फिर ये 0 से 2 पाई के बीच एक साइकिल कंप्लीट करता है साइन एक्स। इसी के बजाय एन की जगह 2 रखें, साइन 2x ब्लू वाला कर्व है, वो 0 से 2 पाई के बीच अपनी 2 साइकिल्स कंप्लीट कर देता है, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक और एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे ही अगर साइन 3x रेड वाला कर्व आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक अपनी 3 साइकिल कंप्लीट करता है।
मैंने सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग दिखाए हैं ताकि फिगर थोड़ा क्लियर बने। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है, माना साइन एक्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 से, तो इसमें अगर वो इंटीग्रल 0 बन रहा होगा अभी भी 0 बनेगा, और अगर इतना पाई बन रहा था तो 5 पाई बन जाएगा, ओके। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइन वेव्स आप इन्हें कहेंगे। ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा कह रहे हैं माना, ओके, सम ओमेगा, तो इस ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी उसकी दुगनी है 2 ओमेगा, ये उतने टाइम पीरियड में 2 साइकिल कंप्लीट कर देता है। और ये रेड वाले की फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा, एम्पलीट्यूड्स जो भी हों। तो अब ये n नॉट इक्वल टू m केस में हमारा इंटीग्रल 0 बना। उसका मतलब क्या है, अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइन वेव्स को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रल कितना मिल रहा है, 0। n नॉट इक्वल टू m केस में इंटीग्रल 0 बनता है, n नॉट इक्वल टू m, n नॉट इक्वल टू m 0। क्यों हो रहा है ऐसे, ग्राफिकल मीनिंग क्या है। माना आप साइन x और साइन 2x को देखिए। साइन x ये ब्लैक कर्व है, ओके, और ये ब्लू वाला कर्व है, ओके। आप ब्लैक कर्व को आपको ब्लू कर्व से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज़, और पूरे एरिया को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, जितना रिजल्टेंट का एरिया बनेगा, ओके। इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं सिंगल पेन ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये आपका साइन एक्स था और ये है साइन 2x, ओके। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट पेन। साइन 2x समथिंग लाइक दिस है। मैंने एम्पलीट्यूड अलग दिखाया ताकि फिगर देखने में क्लैरिटी रहे। एम्पलीट्यूड बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। ये है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा उसका एरिया निकालना है। साइन 2 पाई, एक है साइन x, n की जगह 1, m की जगह 2, साइन 2x dx। हम ये वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 0 से 2 पाई तक के इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4। ज़रा फर्स्ट रीजन में चेक करो, साइन फंक्शन ग्रो करता है मिनिमम से मैक्सिमम तक, और दूसरे साइन 2x वाले फंक्शन की एक पूरी हाफ साइकिल आती है। ये पूरी हाफ साइकिल है, 0 से मैक्सिमम भी हुआ फिर मिनिमम हुआ, ओके। ऐसा ही बिहेवियर इस पार्ट में भी आप देखिए। ये रेड कर्व जिस हाइट तक यहाँ गया, यहाँ उतनी डेप्थ तक नेगेटिव साइड में, आप सोचो यहाँ से आ रहे हैं, और ये एक साइकिल अपर हाफ में, ये एक साइकिल लोअर हाफ में, ओके। अच्छा, और इसके बजाय अगर आप किसी और साइकिल को उठा लें, माना आप इस वाली साइकिल को उठाएं, इस वाली को, ओके। माना इन साइकिल्स का नाम, हाफ साइकिल्स का नाम मैं 1 2 3 4 रखूं। फर्स्ट और फोर्थ का बिहेवियर एक जैसे। अब मैं बिहेवियर एक जैसे क्यों कह रहा हूं उसको भी समझिए। यहाँ सब जगह इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, अपर एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव। आपको इनको मल्टीप्लाई करके फिर वो जो रिजल्टेंट फंक्शन है, पता नहीं उस रिजल्टेंट फंक्शन की शेप कैसी बनेगी, कुछ अजीब सी, लेकिन वो जैसा भी बनेगा आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके वो एरिया निकालना है। लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन उस एरिया में यहाँ से आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आएगा। क्यों, ये नेगेटिव है लेकिन ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, तो इन दो का एरिया तो क्या होगा, जितना ये एरिया, माना ये एरिया बना आपका कैपिटल ए, तो ये एरिया भी प्लस कैपिटल ए ही बनेगा, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इंटीग्रल में ऐड अप होगा। लेकिन अब आप जरा इस वाले रीजन में देखें, तो इस वाले रीजन में एक फंक्शन, इनमें से एक फंक्शन तो ऐसा है, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर आप देखें जैसा इस फंक्शन का बिहेवियर यहाँ है, अगर आप इस पॉइंट से शुरू करें, हाँ यहाँ से यहाँ तक इसका बिहेवियर ऐसा ही है, ये इसकी मिरर इमेज है। और ये फंक्शन जो है ये इसकी मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ ये फंक्शन पॉजिटिव था, यहाँ ये फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको वही वैल्यूज़ मिलेंगी जो यहाँ मिली थी। यहाँ पे माना यहाँ से इतनी दूर पे इस फंक्शन की वैल्यू और इतनी, और इस फंक्शन की वैल्यू इतनी। इस पॉइंट से अगर आप इतनी दूर पे आएँ, माना कोई डिस्टेंस थी स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट से आए, यहाँ से नहीं इस पॉइंट से, तो अगेन इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू इतनी होगी, लेकिन इसकी वैल्यू स्टिल पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव। मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ जो टर्म्स बन रहे हैं हर पॉइंट पे वो इसके अपोजिट होंगे। तो मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है, जब आप इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग रीजन्स में प्लॉट करें इनके प्रोडक्ट को, तो अगर ये एक रीजन में पॉजिटिव एरिया दे रहा है तो नेगेटिव दूसरे रीजन में उतना ही नेगेटिव एरिया देगा, तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऐसे ही यहाँ ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, और यहाँ ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ भी वही वाला कैंसिलेशन अप्लाई होगा, ओके। तो ओवरऑल इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक का कितना हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रल केवल 0 से यहाँ तक करते π/2 तक, तब इंटीग्रल 0 नहीं होता, या केवल π/2 से पाई तक करते तभी भी, या पाई से 3π/2 तक तभी भी नहीं।
या यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप पूरा 0 से 2 पाई का इंटीग्रल करते हैं इस प्रोडक्ट का दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइंस को मल्टीप्लाई करके, तो वो एरियाज आपस में कैंसिल होकर नेट कितना बन रहा है, 0। ओके, होपफुली वेव एनालिसिस जब आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के साथ, वहाँ पे से ये आर्ग्यूमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, बट इफ़ दे आर नॉट क्लियर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और यही नोशन आप बाकी फ्रीक्वेंसीज के बीच भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप, अब मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट को, इस ब्लैक कर्व के साथ अगर आप इस रेड कर्व को देखें तो भी आपको ऐसा मिलेगा, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एरिया का, कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव वाला एरिया नेगेटिव वाले को कैंसिल करेगा। कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव वाला जस्ट अपने बगल के नेगेटिव एरिया को कैंसिल करे, वो कहीं और, लेकिन ओवरऑल 0 से 2 पाई तक इंटीग्रल में जितना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव एरिया में मिलेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन आपको नेगेटिव एरिया में मिलेगा। ओके, आप इस चीज़ को अपने लिए जरा जस्टिफाई कर लें। और केवल x और 2x के साथ नहीं, अगर आप 2x और 3x में भी देखेंगे यही चीज़ मिलेगी आपको। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो साइन वेव्स हैं 0 से 2 पाई इंटरवल में या कोई और इंटरवल जिसमें आप वर्क कर रहे हो, जितना आपको पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही नेगेटिव एरिया का। लेकिन टोटल इंटीग्रल का मतलब होता है पूरे एरिया को ऐड करना है, तो पूरे एरिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो ऐड करेंगे तो नेट एरिया कितना बनेगा, 0। तो ये जो रिजल्ट है कि जब n और m बराबर नहीं होते हैं तो तब ये इंटीग्रल 0 बनता है, उसका ये मीनिंग है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइन वेव्स अगर आप लें, sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, कुछ और भी जितनी पॉसिबल हैं, अगर आप दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइन वेव्स को 0 से 2 पाई तक मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं आपको 0 मिलेगा। ओके, अच्छा अब ये वाला केस देखें, n बराबर m हो लेकिन 0 ना हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की साइन वेव्स हों। तो सेम फ्रीक्वेंसी की साइन वेव का मतलब ये माना sin x है और sin x को sin x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, तो sin x को sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x फंक्शन को आप प्लॉट करें, sin x फंक्शन अगर ये ब्लैक वाला कर्व है तो sin स्क्वायर x फंक्शन ये ग्रीन वाला कर्व होता है। स्क्वायर आपने कर दिया है, जहाँ फंक्शन पॉजिटिव है तो वहाँ उसका स्क्वायर पॉजिटिव, और जहाँ फंक्शन नेगेटिव है स्क्वायर करने पे वहाँ भी कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जब आप फंक्शन को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ से 0 से 2 पाई तक जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें सारे एरिया के कंट्रीब्यूशंस पॉजिटिव आते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, ठीक है, पर हर जगह पॉजिटिव 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 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव एरिया। तो नेट आपका ये इंटीग्रल क्या करेगा, सर्वाइव। एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बट ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें, जब m और m बराबर नहीं होते हैं तब पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों मिलते हैं, और इस तरह से मिलते हैं कि दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो कैंसिल होते हैं। लेकिन जब n बराबर m होता है तो बेसिकली आप उसी फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं। साइन पहला x भी ये है और दूसरा साइन x भी यही है, तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर x का फंक्शन का ग्राफ ये होता है, वो कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप पॉजिटिव एरियाज को जोड़ते जाएं तो इंटीग्रल क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। दिस इज द रीजन। ओके, बेसिकली कितनी वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, वो 0 से 2 पाई तक वो इंटीग्रल पाई के बराबर बनता है, बट वो नहीं है। ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में इतना पता लग रहा है ये नॉन जीरो है, इस केस में 0, इस केस में नॉन। और लास्ट में एक केस अलग से हमने देखना पड़ा था, भाई n और m बराबर हों लेकिन दोनों अगर 0 हों तो, अब उस केस को भी आप ग्राफिकली देख सकते हैं, भाई n और m दोनों 0 हैं तो साइन 0 साइन 0, साइन 0 का ग्राफ ही होता है, ये है फंक्शन। अब कोई वेव नहीं है और इसका स्क्वायर करें स्टिल 0, तो एरिया 0 बन रहा है, इसलिए इस केस में 0 बनता है। यहाँ पे मैंने एक और फिगर दिखाया, अगर आप साइन 2x के साथ यही कैलकुलेशन करें, साइन 2x इंटू साइन 2x का इंटीग्रल, साइन 2x में 2 साइकिल हो जाती हैं, तो लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल है, पर जब आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आप साइन स्क्वायर 2x की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव, इंटीग्रल सर्वाइव करेगा। वैल्यू कितनी है वो न्यूमेरिकली हम निकाल चुके हैं इंटीग्रल करके, बट यहाँ एरिया का कैंसिलेशन होगा, यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा, यहाँ कैंसिलेशन वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो 0 है। तो 3 केसेस जो हैं ये आपको ग्राफिकली भी ये पिक्चर्स दिमाग में बैठनी आपकी होनी चाहिए, पहले से है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू मस्ट बी एबल टू सी दीज थिंग्स। अच्छा, अब सिमिलर रिजल्ट मैं कोसाइन के लिए कर रहा हूँ, मैं सीधे आपके बारे में सीधे प्रोसीड करूँगा। कोसाइन फंक्शंस के लिए भी हमें सिमिलर रिलेशन मिलेगा। पहले केस जब n और m बराबर नहीं है, cos nx इंटू कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक। ओके, अगेन वही cos a cos b में आप फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, दो अलग अलग कॉस फंक्शन बन गए, अपॉन हाफ, एक अपॉन हाफ का फैक्टर, फिर कोसाइन फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करें, ठीक है, अगेन साइन फंक्शंस आएंगे। ये पिछला वाला ही केस है, ये बीच का रिलेटिव साइन पहले माइनस था, अब ये बीच का रिलेटिव साइन प्लस हो गया है, बाकी कोई फर्क नहीं। और जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, पिछले केस में भी ये टर्म भी 0 हुआ था, ये टर्म भी 0 हुआ था, ये टर्म भी 0 हुआ था, ये टर्म भी 0, या अगर लिमिट्स कोई दूसरी टाइप की हैं तो ये टर्म इसको कैंसिल करता है और ये टर्म इसको कैंसिल करता है, तो ये बीच का साइन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो,
साइन केस में ये टर्म बीच का माइनस था, कॉस केस में बीच का टर्म प्लस है, बट ये अपने आप में कैंसिल या जीरो बन रहा है, ये अपने आप या कैंसिल में जीरो बन रहा है, तो स्टिल ये इंटीग्रल कितना बनेगा, जीरो। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप बाकी खुद कीजिए। n माइनस एम को माना आपने n रख दिया जैसे हमने पीछे रखा था, n प्लस एम को आप n डैश रख दीजिए। तो स्मॉल n और m क्योंकि इंटीजर्स हैं, तो कैपिटल N और n डैश भी क्या बनेंगे, इंटीजर। और साइन 2 पाई n, अगर कैपिटल N इंटीजर है, जीरो बनेगा, साइन जीरो जीरो बनेगा, साइन 2 पाई n डैश भी जीरो बनेगा, जीरो, ये वैनिश। कॉस के साथ मल्टीप्लाई करके भी 0 से 2 पाई तक इंटीग्रल लें, जीरो। बट अगेन फिर वही सिचुएशन, ये जिस तरह से हमने यहाँ प्रोसीड किया है, ये n इक्वल टू m केस में कैलकुलेशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि n इक्वल टू m केस में डिनोमिनेटर फिर से जीरो हो रहा है। तो n इक्वल टू m केस में मैं यहाँ तक तो आ सकता था, पर ये स्टेप मैंने नहीं कर सकते थे हम। तो मतलब ये रिजल्ट n इक्वल टू m केस के लिए नहीं है, ये n नॉट इक्वल टू m केस के लिए है। n और m बराबर ना हो तो कोसाइंस में भी आपको सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है। एक फ्रीक्वेंसी का कोसाइन n और यहाँ m अलग अलग है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन कितना, ओके। इसका ग्राफिकल मीनिंग आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने साइन फंक्शंस के साथ आपको दिखाने की कोशिश की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शंस के लिए इंटीग्रल जीरो क्यों बनता है, सेम फ्रीक्वेंसी वालों के लिए सर्वाइव क्यों करता है, जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए जीरो क्यों हो जाता है। कोसाइंस के लिए भी ये 3 केस बनेंगे, खुद कीजिए, मैं केवल न्यूमेरिकल पार्ट कर रहा हूँ। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जीरो, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a/2। यहाँ तक आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते थे, इससे n की जगह m रख दो, n की जगह m रखा, कॉस जीरो होता है 1, ये 1 बन गया, और n की जगह m रखने पे 2n बन जाएगा, कॉस 2nx। वही चीज़ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इंटीग्रेशन वाला आप नहीं प्रोसीड कर सकते हैं उस केस में। तो इसके बाद आप इंटीग्रेशन करें, सेकंड इंटीग्रल स्टिल जीरो होगा, मैं इस पर नहीं गया, सेकंड इंटीग्रल ऐसा ही बनेगा, बस अब की बार n और m बराबर हो गए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस इंटीग्रल ने जीरो ही होना है। लेकिन फर्स्ट इंटीग्रल में आपको साइन नहीं मिलेगा, फर्स्ट इंटीग्रल आप हाफ का कर रहे हैं, हाफ बाहर लिया, 0 से 2 पाई तक dx का इंटीग्रल आपको देगा पाई, तो ये कितना बना, पाई, ओके। कोसाइन को खुद से मल्टीप्लाई करके इसको 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करें, पाई, ये देख रहे हैं बिल्कुल साइन की तरह के रिजल्ट हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइन हों या कोसाइंस हों, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें, जीरो मिलता है। सेम फ्रीक्वेंसी का साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें या सेम फ्रीक्वेंसी के कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल सर्वाइव करता है और वैल्यू कितनी होती है, पाई। और अब थर्ड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे थर्ड केस का रिजल्ट अलग हो जाता है, अगर n और m दोनों जीरो हैं, ये भी जीरो ये भी जीरो, कॉस जीरो कॉस जीरो, अब कॉस जीरो 1 होता है एक्चुअली, तो ये 1 × dx का इंटीग्रल है, और ये इंटीग्रल सर्वाइव करके कितना बन रहा है, 2। इसीलिए मैंने साइन के केस में कहा था ये वाला टर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। n और m बराबर नहीं है, वो यहाँ कवर हो गया, n और m बराबर हैं, यहाँ कवर हो गया, पर n और m जब बराबर होके दोनों जीरो हैं, वो केस यहाँ कवर नहीं हुआ है, क्योंकि उसका इंटीग्रल पाई नहीं बन रहा, वो तो 2 पाई बन रहा है। तो इसीलिए ये थर्ड केस अलग से डील करना पड़ता है, ओके। तो दिस केस इज़ डिफरेंट दिस। तो लेकिन अगेन इन तीनों के ग्राफिकल मीनिंग आप खुद देखिए, लेकिन इस तीनों रिजल्ट्स को मैं कोसाइन के लिए कंबाइन करूं, cos nx cos mx dx का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक कितना है, अगर n और m बराबर हैं और साथ में जीरो हैं तो 2 पाई, और बाकी जितने केस हैं, बाकी मुझे अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं डेल्टा एम एन से उन्हें अलग अलग कर सकता हूं, पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पाई डेल्टा एम एन। अलग अलग बोलने का मतलब क्या है, अगर m और n एक जैसे नहीं है तब तो जीरो, और m और n एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला केस नहीं होना चाहिए, या तो दोनों 1 हों या दोनों 2 हों या दोनों -27 हों या दोनों 1005 हों, तो उस केस में ये इंटीग्रल पाई बनेगा, ओके। सेम हो लेकिन ये वाला केस नहीं होना चाहिए, उस केस में 2 पाई, और कोई और केस है, और जब सेम नहीं है तब तो जीरो। तो इसमें कोसाइंस, तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को कहा, अरे साइंस एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है फंक्शंस की दुनिया में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कंप्लीट नहीं है एक्चुअली, वो उसका रीज़न यहाँ है, ये भी कोसाइंस भी अपने आप में एक ऑर्थोनॉर्मल सेट तो बनाते हैं या ऑर्थोगोनल सेट तो बनाते हैं, पर ये सेट भी कंप्लीट नहीं होता है। बाद में आप देखेंगे केवल कोसाइंस फंक्शन को अगर आप लें तो आपको ऑर्थोगोनल सेट तो मिलता है, पर वो ऑर्थोगोनल सेट केवल इवन केस में काम करता है। ये इवन और ऑड क्या है आगे क्लियर होगा। अच्छा, तो अलग अलग हमने साइंस को देख लिया, अलग अलग कोसाइंस को देख लिया, ओके, दोनों के लिए ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन मिले। तो सेपरेटली अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो साइंस हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साइन फंक्शंस जो हैं, दे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट। यहाँ मैंने ऑर्थोगोनल लिखा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं है।
अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कोसाइंस भी क्या बनाते हैं, ऑर्थोगोनल। ओके, और बाद में हम देखेंगे ये वाला कोसाइन वाला इवन फंक्शंस के लिए अप्लाई होता है, साइन वाला ऑड के लिए। लेकिन अभी के लिए आप इस लाइन को भूल जाएं, अभी हमारा कंप्लीटनेस का नोशन मिसिंग है। ये सेट ऑर्थोगोनल है साइंस का, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कोसाइंस का सेट ऑर्थोगोनल है, ये भी कंप्लीट नहीं है। अब ये सेट कंप्लीट कैसे होगा, ये इनको दो अलग अलग सेट सोचिए, एक सेट ये है ऑर्थोगोनल फंक्शंस का, एक सेट ये है। लेकिन अभी इश्यू ये है, ये यहाँ कंप्लीटनेस मिसिंग है। जैसे ऑर्डिनरी वेक्टर्स की दुनिया में 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में अगर आप हैं तो किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को लिखने के लिए आपको 3 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, 2 से काम नहीं चलता है, कंप्लीट नहीं होता है सेट। तो वही नोशन यहाँ आ रहा है। तो टू दिस एंड अभी जो सिचुएशन है उसको मैं दिमाग में इस तरह से इमेजिन कर सकता हूँ, साइन एक्स और साइन 2x आपस में 90 डिग्री पे। इस फिगर को का रियल वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। साइन फंक्शन कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, साइन एक्स और साइन 2x। मैं इसे ऑर्थोगोनलिटी के व्यू पॉइंट से देख रहा हूँ। साइन एक्स और साइन 2x का इंटीग्रल जब करते हैं 0 से 2π तक 0 बनता है। तो इसे अगर हम ऑर्थोगोनलिटी सोचें, और ऑर्थोगोनलिटी मैंने आपको कहा है, ऑर्थोगोनलिटी को आप वेक्टर्स में हम इस तरह सोचते हैं 90 डिग्री, फंक्शंस में भी मेंटल पिक्चर में हम इसे ऐसा सोच सकते हैं। अदरवाइज इस पिक्चर का कोई रियल सेंस नहीं है। बट एज अ पिक्चर साइन एक्स फंक्शन जैसे साइन 2x फंक्शन के साथ 90 डिग्री पे हो। 90 डिग्री से मेरा सेंस क्या है, इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन 2x dx करें 0 से 2π, 0 मिलता है। और इस फिगर में मैंने साइन 3x और साइन 4x और साइन 5x नहीं दिखाए, और बाकी साइन फंक्शंस वो सब आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। ये रेड वाले फंक्शंस मेरे साइन फंक्शंस हैं, मैंने केवल 2 दिखाए हैं। ये क्या है, ये सेट ऑर्थोगोनल है। ऐसे ही ग्रीन से मैंने प्लॉट किया है कोसाइन फंक्शन को, केवल 2 को प्लॉट किया है। तो इनको भी आप मेंटली ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये भी आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। लेकिन अभी हमने साइंस और कोसाइंस का आपस का रिलेशन नहीं पता। साइन फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ये रेड्स, और भी अगर रेड हैं वो भी आपस में 90 डिग्री पे है। अब आप कागज में या एक्चुअल 3 डायमेंशन में भी 3 से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं बना सकते हैं। बट कुल मिला के नंबर ऑफ साइन फंक्शंस कितने हैं, इनफाइनाइट। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, 5x, 6x, साइन 1000x, 1 करोड़ x, 10⁻10x, सारे साइन फंक्शंस हैं। लेकिन वो सब आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। कोसाइन फंक्शन सारे के सारे ऑर्थोगोनल है। लेकिन आपस में साइन और कॉस का क्या रिलेशन है, हो सकता है साइन और कॉस फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल ना हो, इनके बीच का एंगल 90 ना हो सकता है। ओके, उसको चेक करते हैं। ये तीसरी कैलकुलेशन में अब की बार जो कर रहा हूँ, साइन nx को कॉस mx से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ। सेम इंटीग्रल है 0 से 2π, लेकिन साइन कॉस, साइन सम विद सम nx, कॉस विद सम mx। n और m इंटीजर है। यहाँ पे अगेन आप साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें। ओके, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला। ओके, फॉर एग्जांपल अपॉन 2, 2 अलग अलग साइन फंक्शंस बने, उनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस कॉस। ओके, माइनस साइन अब आना चाहिए, मैं पिछले केस में गलती से लिख रहा था। ओके, माइनस कॉस, लिमिट्स पुट करें आप, ये यहाँ तक आप कर लेंगे। अगेन मैंने n प्लस एम को कैपिटल N लिख दिया, n माइनस एम को n डैश। हो सकता है यहाँ मैंने नामकरण चेंज कर दिया हो, लेकिन ये नामकरण में कुछ नहीं रखा है, ये केवल ये बता रहा है कैपिटल N और n डैश भी इंटीजर्स हैं। 2 इंटीजर्स का सम हो चाहे डिफरेंस हो, वो इंटीजर्स होंगे। कैपिटल N को इंटीजर है, कैपिटल N डैश को इंटीजर है, बस। अब कॉस 0 1 होता है। अब की बार ये टर्म खत्म नहीं हो रहा है, कॉस 0 1 है, ये कॉस 0 भी 1 है, लेकिन कॉस 2πn भी 1 ही होता है। भाई n अगर इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बनेगा या तो कॉस 2π प्लस या माइनस में, और कॉस पे तो प्लस माइनस से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इसलिए सीधे कॉस 2π बनेगा, या कॉस 4π बनेगा, या कॉस 6π बनेगा, या कॉस 0 भी बन सकता है, ये डिफरेंस है। जो भी बने, इसने 2π का मल्टीपल बनना है, और कोसाइन की वैल्यू 2π पे हमेशा 1, 2π 4π 6π पे वैल्यू कितनी होती है, 1। ये भी 1, ये भी 1, कैंसिल। ऐसे ये भी 1, ये भी 1। ओके, ये टर्म और ये टर्म अगर अलग अलग वैनिश नहीं हो रहे हैं तो मिला के तो वैनिश हो ही जाएंगे। अपने आप में 1 है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये भी 1 है, कैंसिल होके ये इंटीग्रल ख़त्म, ये इंटीग्रल। साइन nx कॉस mx का इंटीग्रल कितना होता है, 0। क्या ये हर एक केस के लिए 0 होता है? अब पीछे से हम हर केस में हमारे 3 केस बन रहे थे, कोई बात नहीं, तीनों केस को अलग अलग कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं आपको चाहूँगा इस पॉइंट को भी आप नोट करें, अगर लिमिट -π से π तक होती तभी भी ये इंटीग्रल्स वैनिश होते। अगर लिमिट अल्फा से 2π प्लस अल्फा तक होती, मैं सिंपली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर लिमिट अल्फा से 2π प्लस अल्फा तक होती, ये बनता कॉस अल्फा, तब आपको ये जो टर्म मिलता ना, ये कुछ ऐसा मिलता, कॉस अल्फा, और दूसरा कॉस 2πn प्लस अल्फा,
इनका डिफरेंस। अब अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉस 2 पाई n प्लस अल्फ़ा फिर से कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है। 2 पाई का मतलब होता है, अगर आप प्लेन में सोचें, 2 पाई का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आप उसी पॉइंट पे आते हैं। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, माना ये एंगल अल्फ़ा था, तो 2 पाई के बाद आप फिर से इसी पॉइंट पे आएंगे 2 पाई प्लस अल्फ़ा, या 4 पाई प्लस अल्फ़ा के बाद इसी पॉइंट पे आएंगे। इसका मतलब कोसाइन की वैल्यू जितनी अल्फ़ा पे होती है उतनी 2 पाई n प्लस अल्फ़ा के बराबर होती है। तो मतलब ये टर्म भी बेसिकली कितने के बराबर है, कॉस अल्फ़ा, कैंसल्स। तो कोई भी 2 पाई के इंटरवल में, जो हमने रिजल्ट्स केवल 0 से 2 पाई तक ऑब्टेन किए हमेशा, कोई भी 2 पाई का इंटरवल हो, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। कौन सा रिजल्ट था, साइंस की ऑर्थोनॉर्मलिटी अलग से और कोसाइंस की ऑर्थोनॉर्मलिटी अलग से। ओके, अच्छा, अगर n बराबर m केस हो तो अगेन n बराबर m केस को आप अलग से डील कर लीजिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब n बराबर m अगर है, ओके, n की जगह m रख दो, ये साइन 2n बनेगा। ये वाला इंटीग्रल इसी तरह से आगे करते रहो, ये वाला केवल इस कैपिटल N की जगह n प्लस n 2n हो जाएगा। फिर भी इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिलेशन होगा 0। और ये वाला टर्म, अरे ये वाला टर्म यहीं से ख़त्म हो जाएगा। n बराबर m है, n माइनस n 0, साइन 0 होता है 0, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में जब n और m बराबर नहीं है, ये टर्म यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, पर इंटीग्रेशन करने के बाद आपको 0 दे रहा है। अगर n बराबर m है, ये वाला टर्म अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला टर्म यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो स्टिल इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 0। ये साइंस और कोसाइंस के जो अलग अलग केस थे उससे डिफरेंट है। एक साइंस से उठाया, एक कोसाइन से उठाया फंक्शन, और तब आप इंटीग्रेट करते हैं तो n बराबर m वाला केस भी लोगे, तभी भी इंटीग्रल कितना बनेगा, 0। या आप इसे डायरेक्टली करना चाहें, साइन nx कॉस nx, दोनों में n है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन आप करें 0 मिलेगा, यू डू इट योरसेल्फ। और फिर लास्ट में एक तीसरा केस भी, अच्छा क्या पता n बराबर m केस में तो 0 हो रहा है, पर जब n और m बराबर हों पर दोनों 0 हों तब, अरे n या m अगर दोनों 0 हैं तो ये साइन 0 बना और ये कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, पर साइन 0 तो 0 होता है, स्टिल 0। ये वाला इंटीग्रेशन जितने पॉसिबल केसेस हैं हमेशा 0 ही बनेगा। ओके, तो यहाँ मुझे अलग अलग केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करके तो मुझे तीनों मैंने निकाल दिए, ठीक है, बट लास्ट में मेरे को क्या एक लाइन में मेरा आंसर आ गया, साइन nx n सम इंटीजर, कॉस mx m सम इंटीजर, 0 से 2 पाई तक ये इंटीग्रेशन 0 ही बनेगा। अब इसका 0 बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये फिगर मेरा ऐसे चेंज हो जाता है। जो मैंने साइंस की ऑर्थोगोनलिटी निकाली थी, ये वाला समथिंग ओवर हियर, ये इसने मुझे बताया था साइंस आपस में सारे ऑर्थोगोनल हैं, साइन x, साइन 2x, साइन 3x, मेंटली हम ऐसे इमेजिन करें सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, ऑर्थोगोनल। कोसाइंस की ऑर्थोगोनलिटी अलग से निकली, कोसाइंस cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, सारे आपस में जैसे ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये रिजल्ट ये बता रहा है, अरे साइंस और कोसाइंस भी जो हैं, और चाहे वो कोई से वाले भी हों, यहाँ तो n और m से भी कोई मतलब नहीं है, जितने साइंस हैं वो सारे कोसाइंस के साथ ऑर्थोगोनल हैं, जितने कोसाइंस हैं वो सारे साइंस के साथ ऑर्थोगोनल हैं। ये n की जगह चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, और m की जगह 1 2 3 4 कुछ भी है, ये n की जगह माना 1 है x, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, cos x हो, cos 2x हो, cos 3x हो, cos 4, कोई सा भी हो, साइन x उन सबके साथ ऑर्थोगोनल है। ऐसे ही साइन 2x सबके साथ ऑर्थोगोनल है, 3x आपस में साइंस और कोसाइंस भी क्या है, ऑर्थोगोनल। तो ये फिगर अब मुझे ऐसे सोचना है। अब मैंने यहाँ केवल दो बनाए हैं, अभी तक मैंने इस फिगर में कुछ ऐसा दिखाया था, साइन x और कोसाइन x को ऑर्थोगोनल नहीं दिखाया था, मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं थी। लेकिन ये रिलेशन ये कह रहा है, अरे वो जो साइन और कोसाइन अलग अलग ऑर्थोगोनल्स हैं, रेड वाले आपस में ऑर्थोगोनल और ग्रीन वाले आपस में, एक्चुअली रेड और ग्रीन वाले भी आपस में ऑर्थोगोनल है। रेड और ग्रीन से मेरा मतलब है साइंस एंड कोसाइन। अब मैंने केवल दो बनाए हैं, अब आपको फिगर को दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा। एक डायरेक्शन साइन 2x के करस्पॉन्डिंग भी है, साइन 2x साइन x के साथ भी ऑर्थोगोनल है और कॉस के साथ भी, और 3x। तो इन जनरल इस फिगर को मैंने इसे शॉर्ट हैंड समझिए। अगेन ये फिगर का वैसे भी कोई फिजिकल सेंस नहीं है, बट माइंड में हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, हर साइन nx किसी भी कॉस mx के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल। ओके, ये वाला 0 होने का मतलब, देखो यहाँ कई केस बन सकते हैं, लेकिन वो सारे इसमें कवर हो गए। जैसे दोनों 0 हों, n और m दोनों 0 हों, तभी भी ये इंटीग्रल 0 होता है। एक 0 हो, एक नॉन 0, माना n 0 है, m नॉन 0 है, या n नॉन 0 है m, तभी भी इंटीग्रल 0 ही बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। या दोनों नॉन 0 हों,
लेकिन दोनों अनइक्वल हों, ये 3 और ये 5, तभी भी 0 बनेगा। दोनों नॉन जीरो हों और इक्वल हों, ये भी 3 3 0, इसने हमेशा 0 ही बनना है। तो ये फिगर, जो इस फिगर में ये इन्फॉर्मेशन थी पहले, सबसे पहला जो केवल साइन के लिए रिजल्ट मिला था, उसको आप सोचिए, आपने पहले केवल इतना दिमाग में आपके केवल ये फिगर आया कि हाँ अगर हम साइंस को अलग अलग डायरेक्शन सोचें तो साइन एक्स और साइन 2x आपस में क्या होते हैं 90। अब मैं इसमें साइन 3x 4x 5x भी बना रहा हूँ, फिगर में 90 नहीं लिख रहे हैं, पर हम जिस मेंटल पिक्चर में इमेजिन कर रहे हैं ये सारे आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल, सबके बीच के एंगल 90 है। ये केवल साइंस की ऑर्थोगोनलिटी थी। कोसाइंस की ऑर्थोगोनलिटी, कोसाइंस भी उसी दुनिया के फंक्शन है, 0 से 2 पाई के बीच डिफाइंड है, लेकिन कोसाइंस और साइंस के बीच का हमें रिलेशन नहीं पता था। हमने सोचा हाँ कोसाइंस ये हैं, कोसाइंस कॉस एक्स कॉस 2x, ये ग्रीन वाले, ये सब आपस में ऑर्थोगोनल हैं। जितने ग्रीन ये लाइंस मैंने बनाई हैं, अगर आपने वेक्टर्स की तरह देख रहे हैं, ये सब आपस में 90 पे है, कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। ओके, इस 90 का मतलब आप सीधे ये वाला 90 मत सोचें, वेक्टर्स में ये मतलब होता है, हमारे लिए ऑर्थोनॉर्मलिटी का वो इंटीग्रेशन वाला मतलब है, बट ये दिस पिक्चर। लेकिन ये लास्ट वाला रिलेशन मुझे ये बता रहा है नहीं नहीं, ये जो किसी भी ग्रीन और किसी भी रेड या ग्रीन के बीच का एंगल 90 है। मतलब यहाँ जितनी लाइंस बनी हुई हैं, ये जितनी लाइंस हैं, अगर आप इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह सोच रहे हैं, हर किसी का किसी भी दूसरे के साथ एंगल 90 है। ये जाके बना हमारा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। आप इसे ऐसे सोचिए, 3 डायमेंशनल दुनिया में आप केवल आई और जे के साथ काम कर रहे थे, ये ऑर्थोगोनल तो है पर ये सेट कंप्लीट नहीं था। आपको तीसरे यूनिट वेक्टर के की जरूरत भी पड़ती है, केवल 2 से आप पूरे स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते। वही सिचुएशन एक्चुअली यहाँ थी। अपने आप इन रेड लाइन से ये पूरा स्पेस कवर नहीं होता है, रेड लाइन मतलब साइन फंक्शंस, अपने आप ग्रीन फंक्शन से कवर नहीं होता है स्पेस, ऑर्थोगोनल हैं लेकिन रेड और ग्रीन मिला के भी एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब सेट कंप्लीट होता है और ये कंप्लीट सेट ही हमारे काम का है। ओके, तो केवल ऑर्थोगोनलिटी काम की नहीं होती है, कंप्लीटनेस भी चाहिए होती है। बस सो फाइनली जो मेरे रिजल्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। तीनों ये साइन वाले रिजल्ट्स हैं, ये कोसाइन वाले और ये साइन और कोसाइन वाले, ठीक है, बस वही रिजल्ट्स हैं पीछे वाले। और यहाँ पे मैंने अगेन फिगर में साइन को कोसाइन से मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ये वाला रिजल्ट, ये वाला मैंने पीछे दिखाया था, ये मैंने कहा खुद ट्राई कीजिए। ये वाला यहाँ पे दिखाया है, माना साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों में 1 1 है। साइन एक्स ये ब्लैक वाला कर्व है और कॉस एक्स ये रेड वाला कर्व है। अगेन आप वही वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इट वर्क्स। ओके, मैं इसको आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, इस फिगर को आप खुद 4 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, से मैं बीच के इन 2 पार्ट्स को देखता हूँ जिसको मैं रीजन सेकंड और रीजन थर्ड कह सकता हूँ। 1 2 3 4, 2 और 3 में आप देखें साइन फंक्शन यहाँ कुछ है। ओके, और 4th रीजन को देखिए, बल्कि सेकंड और फोर्थ, हाँ ये देखना तो और भी आसान है। सेकंड और 4th रीजन को आप देखें, यहाँ ये रेड वाले कर्व का बिहेवियर तो एक जैसा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो एक जैसा होगा। लेकिन ब्लैक वाले कर्व का कंट्रीब्यूशन एक जगह ऐसा है और दूसरी जगह ऐसा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये एरियाज जो कंट्रीब्यूट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन एक पॉजिटिव एरिया होगा एक नेगेटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट बनेगा कैंसिलेशन। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड रीजन कैंसिल करेंगे तो ये तो, और ऐसा आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की साइन और किसी भी फ्रीक्वेंसी के कॉस के साथ करेंगे आपको 0 ही मिलने वाला है। ओके, ये जो यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट लिखे हुए ना, ये इसका इक्विवेलेंट है। 3 डायमेंशनल दुनिया में 3 वेक्टर्स होते हैं हमारे पास माना, तो उनके बीच जो ये ऑर्थोनॉर्मलिटी का रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट्स मिला के यही कहानी कह रहे हैं। इसको मैंने उस पिछले फिगर को जो मैं रेड और ब्लू लाइन से बना रहा था, मैंने थोड़ा सी चेंज करके बनाने की कोशिश की है। ये जितने यहाँ मैंने एरो बना रखे हैं, आप सोचिए हर एरो दूसरे और एरो के साथ ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल को अगर आप 90 डिग्री सोचना चाहते हैं, 90 डिग्री। ओके, ये लग नहीं रहा है 90 डिग्री, पर अब हमने शो कर दिया सब 90 पे हैं। साइन एक्स साइन 2x के साथ भी 90 पे है, 3x के साथ भी, साइन nx के साथ भी, n कोई जनरल वैल्यू है, ये सब आपस में ऑर्थोगोनल। कॉस x है, कॉस 2x है, कॉस 3x है, कॉस 75x या कोई जनरल mx है, ये सब आपस में ऑर्थोगोनल है। ओके, हाँ मैंने यहाँ एक चीज़ का डिफ्रेंशिएशन और किया है, अगर आप गौर से देखें, इन सारे वेक्टर्स की लेंथ मैंने बराबर बनाई है, जबकि एक लाइन मैंने काफ़ी बड़ी बना रखी है, ये है cos 0x। जब आप cos 0x का इंटीग्रेशन cos 0x से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको पाई नहीं मिलता है, तब 2 पाई मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप वेक्टर की तरह सोचें, इस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया
तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी केसेस में तो पाई बनता है खुद के साथ मल्टीप्लाई करके, जहाँ पे भी सर्वाइव होने की सिचुएशन होती है, यहाँ पाई बचता है, यहाँ पाई बचता है, लेकिन यहाँ 2 पाई बचता है। मतलब इस वेक्टर की लंबाई क्या है? ज़्यादा। ऑर्थोगोनल तो है, ये भी सबके साथ ऑर्थोगोनल है, हर कोई इसके साथ ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनलिटी पे तो कोई इशू नहीं है। बट मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये कॉस 0x वाले को अगर हम एक वेक्टर की तरह सोच रहे हैं उस पिक्चर में, जो कि पिक्चर वैसे सही नहीं है, बट इमेजिनेशन के लिए दिस वर्क्स वेरी वेरी वेल। आप इस पिक्चर को दिमाग में बैठा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन इसका फिजिकल कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये केवल ऑर्थोगोनलिटी के आइडिया को दिमाग में अच्छे से सीमेंट करने के लिए दिस पिक्चर हेल्प्स, ओके। तो कॉस 0x वाला जो वेक्टर है उसकी लंबाई बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है, ओके। दुगनी नहीं बोलनी चाहिए, √2 टाइम्स, एक्चुअली √2 का फैक्टर आएगा, बट ज़्यादा है। और इसी के बजाय एक फंक्शन, वैसे मुझे यहाँ साइन 0x वाला भी दिखाना चाहिए था, पर साइन 0x वाला जो फंक्शन होता है, जब ये दोनों 0 होते हैं तो ये इंटीग्रल 0 बनता है। मतलब साइन 0x वाला जो वेक्टर है मैथमेटिकली तो वो सबके साथ ऑर्थोगोनल है, पर उसकी खुद की लंबाई कितनी है? 0। आप सोचिए यहाँ पे आपने एक 0 लेंथ का वेक्टर बना रखा है, 0 लेंथ का वेक्टर मतलब नल वेक्टर, तो साइन 0। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, इस फिगर में सारे साइंस हैं, साइन x, साइन 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 1000x, 50,000x, ऑल पॉसिबल साइंस, ऑल पॉसिबल कॉस x, कॉस 0x, कॉस 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, सब आपस में ऑर्थोगोनल है। बाकी सबकी तो लंबाई भी बराबर है, √π के बराबर है, लेकिन केवल कॉस 0 जो x है उसकी लंबाई √2π के बराबर है, और साइन 0x की लंबाई तो 0 है। ये तो ये जितने रिलेशन हैं, अगर आप इस फिगर को दिमाग में बैठा सकें अप्रोप्रिएटली, ओके, जस्ट ऐसे रट के नहीं कि हाँ ये क्या, किस सेंस में मैं इस फिगर को कह रहा हूँ, तो आई रियली थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ओके। सो ऑल दीज लाइन्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और हर लाइन की जो लेंथ है वो √π है, ओके, एक्सेप्ट साइन 0x वाले फंक्शन की लेंथ 0 है और कॉस 0x वाले फंक्शन की लेंथ 2π। मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा, इसको आप फिजिकल पिक्चर ना सोचें, ऐसा कुछ नहीं होता, साइन x की ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट फंक्शंस की दुनिया में आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, ओके। सो लेट मी वेरी क्लियर। तो अब ये जो सेट है, अकेले रेड लाइंस का सेट नहीं है, यहाँ तो मैंने रेड ग्रीन यूज़ भी नहीं किया है, अकेले रेड लाइंस नहीं है, अकेले ग्रीन लाइंस नहीं है, सारी की सारी मिला के सारे, ये एक कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट है। मैंने ऑर्थोनॉर्मल भी नहीं लिखा क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं है, किसी की लंबाई √π है, किसी की √2π है, लेकिन ऑर्थोगोनल सेट तो आप में मिल गया। ऑर्थोगोनल ही चाहिए होता है सेट, नॉर्मलाइज करना तो कोई मुश्किल नहीं होता है, ऑर्थोगोनल सेट। अब ये कंप्लीट मैंने कह तो दिया, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और भी सोच सकते हैं, वैसे क्या पता अभी भी कोई डायरेक्शन मिसिंग हो। पहले हमें पता लगा साइंस की ऑर्थोगोनलिटी, फिर हमें कॉस की पता लगी, और फिर पता लगा नहीं, साइंस और कोसाइंस अपने आप में पूरा सेट नहीं बनाते हैं, उनको मिला के। लेकिन आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं, क्या पता ये सेट भी कंप्लीट ना हो, क्या पता कोई दूसरा फंक्शन हो, अल्फा x कोई फंक्शन हो, और क्या पता वो भी इनके साथ ऑर्थोगोनलिटी शो करता हो, ओके। आप इसे हायर डायमेंशनल स्पेस में सोचिए, माना आपको 2 यूनिट वेक्टर्स दिए गए i और j, तो 3 डायमेंशन में जाके आपको पता लग गया अरे ये सेट कंप्लीट नहीं है, तो आपने कहा एक तीसरे वेक्टर की जरूरत भी पड़ती है। पर माना हमारा सेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, माना हम 5 डायमेंशनल दुनिया में थे, मैथमेटिकली सोचिए 5 डायमेंशनल दुनिया में, इसका मतलब अभी भी 2 वेक्टर्स हमारे पास मिसिंग है, i j k, माना उनके नाम l और m है, l यूनिट वेक्टर और m यूनिट वेक्टर। तो ये कैसे पता लगेगा? अब इसको प्रूव हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ओके। इसका जो प्रूफ है वो मैथमेटिकली आपका स्टर्म लिवोल्यू थ्योरम, एडजॉइंट ऑपरेटर्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की, उसमें, या क्वांटम मैकेनिक्स में जिसे आप हर्मिशियन ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे, उससे कुछ हद तक मैं उसे प्रूफ कह सकता हूँ। वैसे हर्मिशियन उसका एक बहुत पर्टिकुलर केस हुआ, लेकिन वहाँ से प्रूफ इसका दिया जा सकता है कि जब आप साइंस और कोसाइंस को एक साथ ले लेते हैं, सारे साइंस और सारे कोसाइंस ले लें, तो वो 0 से 2π के इंटरवल में एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कंस्टिट्यूट करते हैं। ऑर्थोनॉर्मलिटी तो हमने शो कर दी, पहले साइंस की अलग से की, फिर कोसाइंस की अलग से की, फिर साइंस और कोसाइंस की भी आपस में शो कर दी। लेकिन इसके बाद भी सवाल ये था, क्या पता कुछ और फंक्शंस भी ऐसे होते हों जो हमें दिख नहीं रहे यहाँ, लेकिन क्या पता वो भी इनके साथ ऑर्थोगोनल हो, और क्या पता उन फंक्शंस को भी साथ में लेके तब कंप्लीट सेट बनता हो, कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट। लेकिन टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम इसे प्रूव नहीं कर रहे हैं, और फंक्शंस की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये फंक्शंस ले लिए, ऑल साइन फंक्शंस, ऑल कोसाइन फंक्शंस, ऑल साइन मतलब ऑल साइन nx, ऑल कॉस nx, तो आपका सेट क्या है? कंप्लीट। तो अब वेक्टर्स की दुनिया में क्या करते हैं आप? किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को बेस वेक्टर के टर्म में एक्सपैंड करते हैं, तो फंक्शंस की दुनिया में ये हमारे बेस वेक्टर है। ये फिगर ऐसे भी हेल्प करता है, ये अलग अलग डायरेक्शंस हैं, i j k l m n o p q r s, जो भी आप इनका नाम रखना चाहें,
अब लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्शंस इनफाइनाइट हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमें कैसे हेल्प करेगा? आपको कोई भी आर्बिट्री फंक्शन दे रखा है। अब आर्बिट्री से मेरा मतलब क्या है? वो फंक्शंस को कुछ बहुत सिंपल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, कंप्लीटली आर्बिट्री नहीं हो सकता है, जिन कंडीशंस की बात हम आगे करेंगे, डिरिचलेट कंडीशंस और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है, पीस वाइज कंटिन्यूस हमें पता है, डिरिचलेट की बात भी हम कर लेंगे। अगर कोई भी फंक्शन है जो कुछ सिंपल कंडीशंस को फॉलो करता है और माना फंक्शन का नाम एफ है, तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में आप उनको हार्मोनिक्स मतलब साइन और कोसाइन ऑफ ऑल इंटीग्रल फ्रीक्वेंसीज उसके टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, आप उसको थोड़ा सी साइन एक्स का हिस्सा लेके, थोड़ा सी साइन 2x का हिस्सा लेके, थोड़ा सी साइन 3x का हिस्सा लेके, थोड़ा साइन 4x का, थोड़ा 5x का हिस्सा, मतलब सम नंबर इंटू साइन एक्स प्लस सम नंबर इंटू साइन 2x प्लस सम नंबर इंटू साइन 3x प्लस सम नंबर इंटू साइन 4x सम नंबर इंटू साइन 5x प्लस 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 सो एंड सो ऑन, प्लस ऐसी कॉस के कंपोनेंट्स आएंगे। साइन में तो मैंने साइन 0x को कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो 0 होता है, उससे मल्टीप्लाई करके 0, लेकिन कॉस में आपको ये भी लेना पड़ेगा, सम नंबर इंटू कॉस 0x, कॉस 0x कॉन्स्टेंट होता है, मतलब एक कॉन्स्टेंट टर्म भी आ सकता है, ओके, प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू कॉस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू कॉस 2x प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू हर डायरेक्शन के अलॉन्ग। आप उसे सोच सकते हैं एफ एक्स, कोई भी अगर आपका फंक्शन है उसका थोड़ा हिस्सा इसके अलॉन्ग है, थोड़ा हिस्सा इसके अलॉन्ग, वो जो नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो वही है, ओके, जिनको हम बाद में फूरिये कोफिशिएंट्स कहेंगे। तो ये, और यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है, बेसिक फ्रीक्वेंसी का मतलब इस फिगर में आप सोचें, ये इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 है, ओके, इसकी पूरे उसमें केवल एक साइकिल कंप्लीट होती है, साइन 2x की इतने में 2 वो कंप्लीट हो जाती है। तो बेसिक फ्रीक्वेंसी जो है वो वाली होती है, बेसिक फ्रीक्वेंसी मतलब साइन एक्स, 2x की फ्रीक्वेंसी से दुगनी है, 3x की तिगुनी है। तो बेसिक जो फ्रीक्वेंसी होती है साइन एक्स या कॉस एक्स वाले सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है इस डिकम्पोजिशन में, वो ऐसी होती है, उसको दिमाग में याद रखने का तरीका यह है, पूरे इंटरवल में एक वेव फिट होनी चाहिए। अब ये पॉइंट मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये इसलिए कि अभी तो हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई तक का है, तो आप कह रहे हैं हाँ ये साइन एक्स ये वेव होती है, पर बाद में मैथमेटिकली हम वेरिएबल चेंज करके ये इंटरवल मेरा 0 से L या 0 से 2L या -L से L या कुछ अलग नाम इसका हो सकता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या सेंस होगा, कौन कौन सी वेव की साइंस और कोसाइंस फ्रीक्वेंसी लेनी है। सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी जो इस इंटरवल में एक पूरी वेव फिट हो जाए। इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप साइन एक्स या साइन ओमेगा कह रहे हैं, तो अगला जो वेव होगी वो साइन 2x, अगली साइन 3x। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ओके, जो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है अपार्ट फ्रॉम दीज, कॉस 0x इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, साइन 0x इसकी, इसके अलावा जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और बाकी फ्रीक्वेंसीज उसके मल्टीपल है, जिसको आप इससे अकॉस्टिक्स से जानते हैं, साउंड की स्टडी से, जिनको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। भाई साइन एक्स कोई सिग्नल है तो साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x को उसके हार्मोनिक्स कहा जाता है। तो जो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से, ओके, ये आगे काम आएगा इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यही जो रिजल्ट है कि किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइन और कोसाइन में डिकम्पोज कर सकते हैं, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइन को कोसाइंस को अप्रोप्रिएटली कंबाइन करें तो आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। इसी रिजल्ट को कहा जाता है फूरिये थ्योरम। और फूरिये थ्योरम में जो आप उस फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं साइन और कोसाइन के टर्म में, उसी को फूरिये सीरीज़ या फूरिये एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ये तो फूरिये थ्योरम इसेंशियली यहाँ कंटेंड है। साइंस और कोसाइंस मिलके जो एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं, जो हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, ग्राफिकली भी उसका मीनिंग समझ गए, और दिमाग में ये पिक्चर भी हम ग्रेजुअली बैठाना शुरू करेंगे। तो यही जो रिजल्ट है यही फूरिये थ्योरम है बेसिकली, ओके, हम उसको एक्सप्लिसिटली वो करेंगे, बट फूरिये थ्योरम यही आइडिया है। एक्सपेंडिंग एफ एक्स सम आर्बिट्री फंक्शन एफ एक्स इन दिस बेसिस। अब मैंने यहाँ पे एक बेसिस लिखा है। नॉर्मली जब आप 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की दुनिया में होते हैं, आपके बेसिस वेक्टर होते हैं आई जे के, 3 वेक्टर्स से मिलकर आपका बेसिस बन जाता है। बेसिस का मतलब किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को आप केवल आई जे और के से मिलकर बना सकते हैं, v1i प्लस v2j प्लस। किसी आर्बिट्री फंक्शन को बनाने के लिए आपको साइन 0x भी लेना पड़ेगा। अब साइन 0x 0 होता है तो ये टर्म आता ही नहीं है, ठीक है, अभी मैंने लिखा है। फिर साइन x भी लेना पड़ता है, साइन 1x और साइन 2x भी। थोड़ा हिस्सा इसका लो, थोड़ा हिस्सा इसका लो, थोड़ा हिस्सा मतलब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे आप ये करते हैं ना, ये बेसिस है E1 E2 E3 बेसिस है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट। तो किसी आर्बिट्री फंक्शन को बनाने के लिए इसको लो, इसका कुछ कंपोनेंट लो, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इतना हिस्सा इस वाले साइन का है, लेकिन ये वाला 0 है तो इसको भूल जाओ।
कुछ हिस्सा साइन 1x का लेना पड़ेगा, इतना कंट्रीब्यूशन साइन 1x का है, इतना कंट्रीब्यूशन साइन 2x का है, कुछ अलग कंट्रीब्यूशन साइन 3x 4x 5x, लेकिन ऐसे कुल साइन वेव्स कितनी लेनी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन वेव्स को ऐड करो। और कंपोनेंट का मतलब क्या है? उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। साइन x कोई वेव है, अगर आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 साइन x, तो एम्पलीट्यूड तिगना हो जाता है। जिन नंबर्स से इन्हें मल्टीप्लाई करना है वो इनके एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करेगा। अलग अलग एम्पलीट्यूड की साइन वेव्स को ऐड करो जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और साथ में कोसाइन वेव्स ही लेनी पड़ेंगी। ये अपने आप में कंप्लीट सेट नहीं है, केवल आई और जे से काम नहीं चलेगा। के और अगर और डायमेंशनल स्पेस है, सारे बेस वेक्टर्स लो, इसका भी हिस्सा लो, इसका भी लो, इसका साथ में इनका भी। इन सब का अगर आप प्रॉपर कंपोजिशन करें तो आप किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। यही फूरिये थ्योरम है। ओके दिस। इसके बजाय वैसे आपकी और बेसिस भी हो सकती है। अब इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको अभी आप चाहे तो भूल जाएं, ठीक है दिस। और ये मैंने 0 और 1 जो लिखा है, साइन 0x 0 होता है, कॉस 0x 1 होता है। तो किसी आर्बिट्री फंक्शन को इस बेसिस में एक्सपैंड करना, ये इसका बड़ा भाई है। वेक्टर्स की दुनिया में यूनिट वेक्टर होते हैं, उसके टर्म में आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। फंक्शंस की दुनिया में 0 से 2π के इंटरवल में ये होते हैं, फंक्शंस ही आपके बेसिस बनते हैं, ये फंक्शन। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 2 3। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स खुद साइन फंक्शंस का नंबर इनफाइनाइट है और कोसाइन फंक्शंस का नंबर भी इनफाइनाइट। टोटल ये सेट इनफाइनाइट है, पर बाकी पैरेलल है। ओके, आर्बिट्री वेक्टर को आप इनके टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं, आर्बिट्री फंक्शन को इनके टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब, पहले मैं cos 0x लेता हूँ, cos 0x के साथ कोई कोफिशिएंट a0, cos 1x के साथ कोई दूसरा कोफिशिएंट a1, अभी हमें पता नहीं है a0 a1 कितने पर होंगे कुछ, cos 2x के साथ कोई और कोफिशिएंट a2, cos 3x के साथ a3। हर कोसाइन वेव के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे i या e1 के साथ v1, दूसरे के साथ v2, तीसरे के साथ, इसके साथ a0, इसके साथ a1, ये प्लस। लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं है, बेसिस में ये भी है। सेट कंप्लीट तब होगा तो कुछ b0 कोफिशिएंट साइन 0x का, b1 साइन 1x का, b2। जो कोफिशिएंट्स का कन्वेंशन है वो ये है, कोसाइंस के कोफिशिएंट हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और साइंस के b से, और जो कोफिशिएंट के साथ जो इंडेक्स है b0 या b1 या b2, वो जो यहाँ साइन nx है वही इंडेक्स यहाँ भी आता है। इसका एडवांटेज ये है, मुझे इसे इतनी लंबी सीरीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। चेक कर लीजिए, n की जगह 0 रखो, a0 cos 0x ये टर्म, 1 a1 cos 1x, a2 cos 2x, a3 cos 3 ये, प्लस b0 sin 0x, ये टर्म हम बाद में ड्रॉप कर देंगे, sin 0x 0 है लेकिन अभी मैंने लिख दिया है। ओके, प्लस b1, ये शॉर्ट हैंड में ही लिख सकते हैं। और अगर आप n इक्वल टू 0 वाले टर्म को अलग कर दें, क्योंकि n इक्वल टू 0 वाले टर्म का बिहेवियर थोड़ा अलग होता ही है, साइन 0 केस में वो 0 बनता है और कॉस 0 केस में उसकी लेंथ दुगनी होती है। अब लेंथ के बजाय आप यहाँ देखें तो साइन 0x के लिए इंटीग्रल 0 बनता है और कॉस 0x के लिए खुद के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल 2π बनता है। तो उस वाले केस को अगर हम अलग कर दें, अलग करना मतलब ये समेशन सीरीज आप n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, दोनों समेशन सीरीज। अब मैंने दोनों पे समेशन अलग अलग लगा दिया, ये भी n इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं, n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 0 वाला टर्म सीरीज से बाहर कर दो, इसका भी और इसका भी। n इक्वल टू 0 के लिए कितना बनेगा? a0 cos 0, cos 0 1 होता है a0, और ये बनेगा b0 sin 0, sin 0 खत्म हो गया, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली हम फुरिये सीरीज जिसे हम कहते हैं, या फुरिये एक्सपेंशन, या ये फुरिये थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये भी ठीक है लेकिन इस फॉर्म में n इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, n इक्वल टू 0 वाला जो टर्म है इसके लिए तो बनता ही नहीं है, इस सीरीज़ का n इक्वल टू 0 वाला टर्म सिंपली a0 बनता है बस। तो ये ओके। लेकिन अभी जो टास्क एक रह गया है, ये वैसे फुरिये सीरीज़ हो गई, टास्क ये है, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी है। आपको कोई फंक्शन दिया होगा, मन मर्जी का कोई फंक्शन दिया है जो कुछ जेंटल कंडीशंस को फॉलो करता है, डिस्प्ले कंडीशंस और पीसवाइज कंटिन्यूस जो भी चाहिए, सिंपल कंडीशंस को फॉलो करता है। तो फुरिये थ्योरम कहती है आप उसे ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बट वो एक्सपेंशन कंप्लीट तब होगा जब आप इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू बता देंगे, a0 की, a1 की, a2 की, a3 की, अप टू a इन्फिनिटी, ऐसी b0 b1 b2 b3। तो जो ये कोफिशिएंट्स हैं जिनको हम फुरिये कोफिशिएंट्स कहेंगे, हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इनकी वैल्यू निकालना। अब वो वैल्यू को निकालना कोई मुश्किल नहीं है, अगेन ये रिलेशन, ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशंस हमारी मदद करेंगे, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस स्लाइटली लॉन्गर लेक्चर। Thank you everybody.